Hello everyone. This is Tej Bahadur Singh, and as we know, we are here to discuss the points related to CRPC which are provided in 3-year LLB course, 6th semester. So, we have discussed some topics in the last lectures. Today, we will discuss an issue or a topic related to revision, that is part 30 of the CRPC. So आज हम सेक्शन 399, हालांकि ये सेक्शन हम पहले लास्ट क्लास में भी पढ़ चुके हैं, बट 399 को रिवाइज करने से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद कोशिश करेंगे कि रिवीजन का पोर्शन आज ख़त्म कर दें। देखते हैं व्हाट सेक्शन 399 सेज। इट सेज सेशन जज पावर ऑफ रिवीजन। तो वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास, सो जस्ट रिवाइज इट। इसमें ये बात कही गई है कि जो रिवीजन की पावर होती है सेशन जज की, वो क्या होती है। क्लॉज 1 टॉक्स अबाउट in the case of any proceeding the record of which has been called for by himself, the session judge may exercise all or any of the powers which may be exercised by the high court under subsection 1 of section 401। यानी कि अगर इसको एक्सप्लेन करें तो इसका मतलब ये होता है कि सेशन जज के पास जो रिवीजन की पावर है वो पावर वैसी ही है जैसी कि हाई कोर्ट की पावर, रिवीजन की पावर सेक्शन 401 सब क्लॉज 1 में दी हुई है। यानी कि अगर हम सेक्शन 401 को देखेंगे तो सेक्शन 401 के सब क्लॉज 1 में हाई कोर्ट की पावर ऑफ रिवीजन दी हुई है। तो सेक्शन 399 सब क्लॉज 1 कहता है कि जो पावर हाई कोर्ट को रिवीजन की सेक्शन 401 सब क्लॉज 1 में दी हुई है, वही पावर सेशन कोर्ट को या सेशन जज को रिवीजन के लिए सेम पावर 399 सब क्लॉज 1 में दी जाती है। इसके बाद सब क्लॉज 2 देखते हैं। सब क्लॉज 2 टॉक्स अबाउट वेयर एनी प्रोसीडिंग बाय वे ऑफ रिवीजन इज कमेंस्ड फ्रॉम अ सेशन जज under subsection 1, the provision of subsection 2, 3, 4, 5 of section 401 shall as far as may be apply to such proceeding and references in the said subsections to the high court shall be constituted as references to the sessions। देखिए लगभग वही बात कही गई है इसमें भी। इसमें ये कहा गया है कि जो भी रिवीजन की प्रोसीडिंग होगी, ठीक है, सब क्लॉज 1 में तो हमने पावर के बारे में पढ़ा। अब यहाँ पर जो पावर ऑफ प्रोसीडिंग दे रहा है, मतलब कि जो रिवीजन की प्रोसीडिंग होगी वो कहाँ, वो सेशन जज की क्या पावर होगी, या जो भी सेशन जज रिवीजन करेगा, रिवीजनल उसकी जो पावर है सेशन जज के पास, तो जो रिवीजन प्रोसीडिंग होगी वो कैसी होगी, ये सब क्लॉज 2 इस बारे में बात करता है। सब क्लॉज 2 में ये बात कही गई है कि अब देखते हैं दूसरी तरफ हाई कोर्ट में जो रिवीजन की प्रोसीडिंग की पावर है वो सेक्शन 401 के सब क्लॉज 2, 4, 2, 3, 4, 5 में दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ 399 सब क्लॉज 2 में ये बात कही गई है कि जो हाई कोर्ट की रिवीजन प्रोसीडिंग पावर या जो रिवीजन प्रोसीडिंग जो हाई कोर्ट में होगी, जो भी मान लीजिए कोई रिवीजन एप्लीकेशन जाती है रिवीजन के लिए और रिवीजन की एप्लीकेशन एक्सेप्ट करने के बाद हाई कोर्ट जो भी उसकी प्रोसीडिंग करता है, तो जो प्रोसीडिंग का प्रोसीजर है या जो भी रिवीजन प्रोसीडिंग है जो हाई कोर्ट की है, विच इज़ गिवन इन सेक्शन 401 सब क्लॉज 2, 3, 4, 5, द सेम पावर विल बी गिवन टू द सेशन जज। मतलब कि वही पावर सेशन जज को भी दी गई है अंडर सेक्शन 399 सब क्लॉज 2। ओके, इसका मतलब 399 सब क्लॉज 1 फॉलोज 401 सेक्शन 401 सब क्लॉज 1, 399 सब क्लॉज 2 फॉलोज सेक्शन 401 सब क्लॉज 2, 3, 4, 5। ओके, नाउ वी सी सेक्शन सब क्लॉज 3। इट सेज where any application for revision is made by or on behalf of any person before the session judge, the decision of the session judge thereon in relation to such person shall be final and no further proceeding by way of revision at the instance of such person shall be entertained by the high court or any other court। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कोई रिवीजन एप्लीकेशन कोर्ट में फाइल हुई, सेशन जज सेशन ऑफ कोर्ट ऑफ सेशन में,
अब वहाँ पर कोर्ट ऑफ सेशन ने या सेशन जज ने उस रिवीजन एप्लीकेशन को हियर किया, ठीक है, उसको सुना, उस पर सुनवाई करी और अपना एक डिसीज़न दिया। अब बात ये आती है यहाँ पर कि जो भी डिसीज़न कोर्ट दे रहा है, ठीक है, वो फाइनल माना जाएगा। आप ऐसा नहीं कर सकते, जो भी पार्टी जिसने भी एप्लीकेशन दी है, सेशन जज का डिसीज़न आने के बाद रिवीजन में वो दोबारा से फिर किसी कोर्ट में, यानी कि हाई कोर्ट में, यहाँ पर हम देखेंगे कि वो हाई कोर्ट में नहीं जा सकती फिर से रिवीजन करवाने की। यानी कि यहाँ पर उस हायरार्की को तोड़ा गया है, यहाँ पर उस हायरार्किकल ऑर्डर को निगलेक्ट किया गया है कि आप उस हायरार्की को फॉलो नहीं करेंगे। रिवीजन या तो सेशन कोर्ट करेगा या फिर हाई कोर्ट करेगा। ओके, अगर सेशन कोर्ट में रिवीजन हो गया है तो फिर पार्टी हाई कोर्ट में फिर से रिवीजन के लिए नहीं जा सकती। यही बात सब क्लॉज 3 में कही गई है, ठीक है। नाउ लेट्स सी सेक्शन 400। इट टॉक्स अबाउट पावर ऑफ एडिशनल सेशन जज। ये एडिशनल सेशन जज की पावर की बात करता है। ये हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। इसमें बस ये बात कही गई है कि मान लीजिए सेशन जज बाय जनरल ऑर्डर और बाय स्पेशल ऑर्डर, ठीक है, एडिशनल जज को रिवीजन की पावर करने को देता है, यानी कि कोई रिवीजन की पावर देता है कि आप इस केस का रिवीजन प्रोसीडिंग देखिए, ठीक है। सेशन जज ऑर्डर देता है बाय स्पेशल ऑर्डर और बाय जनरल ऑर्डर। ये कहता है एडिशनल जज से कि आप इस केस का रिवीजन करिए। वहाँ पर जब भी एडिशनल सेशन जज ऐसी पावर को यूज़ करता है या जब भी वो ऐसा रिवीजन प्रोसीडिंग करता है, वहाँ पर क्या होगा कि उसके पास वही सारी पावर्स मानी जाएंगी जो सेशन जज के पास रिवीजन करते वक्त होती है। यानी कि जब एडिशनल सेशन जज कोर्ट में रिवीजन एप्लीकेशन को सुनेगा तो उसके पास वही सब सारी पावर्स होंगी जो कि एक सेशन जज की रिवीजन करते वक्त होती है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं सेक्शन 401। 401 टॉक्स अबाउट हाई कोर्ट्स पावर ऑफ रिवीजन। यहाँ से बेसिकली पावर्स को बताया गया है, हाई कोर्ट की पावर को, कि हाई कोर्ट की पावर रिवीजन की क्या होती है। देखिए सेक्शन 399 और 399 में हमने बेसिकली डिस्कस किया कि सेशन जज की रिवीजनल पावर क्या होती है। सेक्शन 401 में हम डिस्कस करेंगे कि हाई कोर्ट की रिवीजनल पावर क्या होगी, ठीक। लेट्स सी सेक्शन 401। सेक्शन सब क्लॉज 1 सेज इन द केस ऑफ एनी प्रोसीडिंग ऑफ रिकॉर्ड। इसको बस एक एक्सप्लेनेशन के थ्रू समझते हैं, कॉन्सेप्चुअल बेसिस पर समझते हैं, क्योंकि प्रोविज़न वाइज हम इसको कल डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर देखें, इसमें ये बात कही गई है कि हाई कोर्ट जब कोई रिवीजन प्रोसीडिंग करेगा तो उसके पास वो सारी पावर होंगी जो कि एक एपलेट कोर्ट के पास होती हैं अपील प्रोसीडिंग के टाइम पर। यानी कि एपलेट कोर्ट की पावर अपील प्रोसीडिंग में कहाँ पर दी हुई है, वो दी हुई है सेक्शन 386, सेक्शन 389, सेक्शन 390, 391 और सेशन जज की 307। मतलब कि यहाँ पर ये बात कही गई है कि जो एपलेट कोर्ट्स की पावर दी गई हैं इन सारे सेक्शंस में, वही सारी पावर्स रिवीजन करते वक्त हाई कोर्ट की होंगी। यानी कि उस सारी चीज़ों को अप्लाई हाई कोर्ट कर सकता है अपनी रिवीजनल पावर में, ठीक है। ये सब क्लॉज 1 कहता है। उसके बाद सब क्लॉज 1 में एक बात और कही गई है। देखिए हमने सेक्शन 392 को पढ़ा था। सेक्शन 392 क्या कहता है कि जब भी मान लीजिए हाई कोर्ट में देयर आर 2 जजेस बेंच, कोई अपील चल रही है और वहाँ पर 2 जजेस बेंच है। 2 जजेस बेंच को कोर्ट कैसे सुनेगा, मान लीजिए वहाँ पर 2 जजेस हैं और वो इक्वली डिवाइडेड हो गए, ठीक है। तो वहाँ 392 से कि प्रॉपर डिसीज़न के लिए या राइट को असरटेन के लिए किसी पार्टी के एक मेजॉरिटी डिसीज़न लाना पड़ेगा, और उस मेजॉरिटी डिसीज़न के लिए अब 2 जज हैं तो वो इक्वली डिवाइड हो गए, तो वहाँ पर एक तीसरे जज को ऐड किया जाएगा और उसे केस रेफ़र किया जाएगा, और उस तीसरे जज का जो डिसीज़न आता है उसी को दोनों जज फॉलो करेंगे, ठीक है। यही बात रिवीजन में भी होगी। अंडर सेक्शन 401 हाई कोर्ट में अगर ऐसा होता है, अब ये तो 392 में एपलेट पावर दी हुई है अगर जजेस इक्वली डिवाइड होते हैं किसी अपील में, लेकिन मान लीजिए 2 जजेस बेंच है और रिवीजन प्रोसीडिंग चल रही है, वहाँ पर 2 जजेस बेंच है और वहाँ पर इक्वली डिवाइडेड होते हैं, तो वही प्रोविज़न यानी कि सेक्शन 392 ही वहाँ पर भी अप्लाई होगा, और वहाँ पर भी वैसे ही तीसरे जज को केस रेफ़र किया जाएगा और तीसरा जज जो डिसीज़न देगा उसी को फॉलो किया जाएगा, ओके। दिस इज़ एक्सप्लेन्ड इन सब क्लॉज 5. Now we see subclause 2.
It talks about no order under this section shall be made to the prejudice of the accused or any other person unless he has had an opportunity of being heard either personally or by pleader in his own defense. इसमें बस ये बात कही गई है कि रिवीजन प्रोसीडिंग में मान लीजिए जो लोअर कोर्ट में जो भी केस का डिसीज़न आया है, मान लीजिए वहाँ पर एक्विटल हो गया, ठीक है। अब रिवीजन प्रोसीडिंग में या मान लीजिए वहाँ पर उसको 2 साल की पनिशमेंट मिली थी, यहाँ पर उसको 3 साल की पनिशमेंट मिलने वाली है या मिल सकती है। यहाँ पर ये कहा गया है कि ये राइट है एक्यूज्ड पर्सन का कि अगर उसके अगेंस्ट कोई ऐसा डिसीज़न आ रहा है और बात अगर उसके अगेंस्ट कोई भी ऐसा डिसीज़न आ रहा है जिसमें जो कि उसके लिए प्रिजुडाइज्ड हो सकता है, यानी कि उसके लिए नुकसानदेह हो सकता है, ठीक है। अगर ऐसा कोई डिसीज़न आ रहा है तो कोर्ट उसको अपनी बात रखने की एक अपॉर्चुनिटी देगा, हाई कोर्ट, ठीक है। हाई कोर्ट उसको एक अपॉर्चुनिटी देगा कि वो भी अपने केस को रख सके, वो भी अपनी बात पूरी तरीके से रख सके, ठीक है। नाउ वी सी सेक्शन सबसेक्शन 3। इसमें बस ये बात कही गई है कि अगर लोअर कोर्ट ने एक्विटल दिया है और उसके अगेंस्ट रिवीजन फाइल किया गया है या फिर एक्विटल के केस में कन्विक्शन नहीं देगा इन जनरल सेंस, एक्सेप्शन इज देयर बट इन जनरल सेंस एक्विटल के केस में कन्विक्शन हाई कोर्ट नहीं देगा। सब क्लॉज 4 सेज वेयर अंडर दिस कोड एंड अपील लाइज एंड नो अपील इज ब्रॉट। देखिए इसको समझते हैं। सब क्लॉज 4 ये कहता है कि मान लीजिए कोई अपील की गई है, ठीक है। मान लीजिए कोई केस है जहाँ पर लोअर कोर्ट ने एक डिसीज़न दिया, अब वहाँ पर जो भी पार्टी है, दोनों में से कोई भी पार्टी मान लीजिए अपील करना चाहती है। अपील के लिए हम पढ़ चुके हैं 374, सेक्शन 374, सेक्शन 378 एंड सेक्शन 377। अगर ऐसे किसी केसेस में कोई पार्टी अपील करना चाहती है, कोई भी पार्टी, वहाँ इस सेक्शन में ये बात कही गई है कि मान लीजिए इसका मतलब अपील का वहाँ पर प्रोविज़न है, अपील करने का राइट है पार्टी का, तभी वो अपील कर सकती है। इस प्रोविज़न में ये बात कही गई है कि अगर किसी केस में अपील लाई करती है, यानी कि आप अपील अगर कर सकते हैं लेकिन आप अपील करते नहीं, ठीक है, तो आप उस अपील की जगह रिवीज़न के लिए एप्लीकेशन नहीं दे सकते। यानी कि जहां अपील है वहां आप रिवीज़न नहीं के लिए एप्लीकेशन नहीं दे सकते, जहां अपील नहीं होगी वहीं रिवीज़न प्रोसीडिंग हो सकती है। ये बात सब क्लॉज 4 में कही गई है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं सब क्लॉज 5। सब क्लॉज 5 सेज वेयर अंडर दिस कोड एन अपील लाइज बट एन एप्लीकेशन फॉर रिवीजन हैज़ बीन मेड टू द हाई कोर्ट बाय एनी पर्सन। देखिए इसको अगर हम ध्यान से अगर हम इसको समझें तो इस पर यह बात कही गई है कि अगर कोई पर्सन है, मान लीजिए उसे अपील करने का राइट है और अपील वो कर सकता है, मतलब कि कोई ऐसा केस है जहाँ पर वो अपील कर सकता है, लेकिन होता क्या है कि बाय मिस्टेक वो हाई कोर्ट में रिवीज़न एप्लीकेशन दे देता है, मतलब उसे पता नहीं है, ठीक है, और वो गलती से रिवीज़न के लिए एप्लीकेशन दे देता है। यहाँ पर अगर हाई कोर्ट को लगता है कि ये जो है एप्लीकेशन एक इरोनियस बिलीफ में फ़ाइल की गई है, मतलब कि ये जो एप्लीकेशन है ये इस बिलीफ में फ़ाइल की गई है कि मुझे अपील करने का राइट नहीं है, इसलिए मैंने रिवीज़न फाइल किया। मान लीजिए जिस पर्सन ने रिवीज़न के लिए एप्लीकेशन दी है उसको ये लगता है कि अपील का यहाँ पर मुझे राइट नहीं है, इसलिए उसने रिवीज़न फाइल की है, और हाई कोर्ट इस बात को लेकर सेटिस्फाइड है कि वो उसने जो रिवीज़न एप्लीकेशन दी है इसी बिलीफ में दी है। तो कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट उस एप्लीकेशन को जो कि रिवीज़न के लिए दी गई है उसको अपील के पिटीशन की तरह एक्सेप्ट कर सकता है और अपील की तरह उसको हेयर कर सकता है, ठीक है। यानी कि जो रिवीज़न के लिए ऐसे केस में एप्लीकेशन जाएगी, अगर कोर्ट सेटिस्फाइड है कि ये इरोनियस बिलीफ में दी गई है तो फिर कोर्ट उस रिवीज़न पिटीशन को अपील पिटीशन की तरह एक्सेप्ट करेगा और उसको अपील की तरह डील करेगा, ठीक है। ये हमने कल की क्लास में भी डिस्कस किया था। So now we will come to section 402, that is power of High Court to withdraw or transfer revision cases. आगे इसको देखते हैं, इसका मतलब क्या है। It says whenever one or more persons convicted at the same trial makes or make application to a High Court
for revision and any other person convicted at the same trial makes an application to the session judge for revision, the High Court shall decide, having regard to the general convenience of the parties and the importance of the questions involved, which of the two courts should finally dispose of the application for revision, and when the High Court decides that all the application for revision should be disposed of। अभी पहले इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। ओके, फर्स्ट पार्ट में क्या बात कही गई है? फर्स्ट पार्ट में ये कहा गया है कि मान लीजिए कोई केस चल रहा है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में, यानी कि कोई हाई कोर्ट के किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट में कोई केस चल रहा है। वहाँ पर दो पर्सन हैं, कोई एक पर्सन या मान लीजिए दो पर्सन है वहाँ पर। उन दो पर्सन्स ने क्या किया, वो दोनों का सेम ट्रायल चल रहा है, एक ही केस में सेम ट्रायल चल रहा है, ठीक है, और वो दोनों कन्विक्ट किए जाते हैं, ठीक है, या फिर मान लीजिए एक ही कन्विक्ट किया जाता है। अब होता क्या है कि दोनों रिवीजन पिटीशन डालते हैं, दो एक्यूज्ड हैं। यहाँ पर इसको एक एग्जांपल की तरह लेते हैं कि मान लीजिए दो एक्यूज्ड हैं, ए और बी, दोनों का एक ही ट्रायल चल रहा है लोअर कोर्ट में। उन दोनों को सज़ा मिली, उन्होंने क्या किया, वहाँ मान लीजिए वहाँ अपील का राइट नहीं है, उन्हें रिवीजन ही फाइल करना होगा। अब वहाँ पर एक रिवीजन फाइल कर रहा है हाई कोर्ट में और दूसरा रिवीजन फाइल कर रहा है सेशन कोर्ट में, कोर्ट ऑफ सेशन में, ठीक है। तो अब इस केस में क्या होगा? इस केस में ये बात 402 में कही गई है कि हाई कोर्ट के पास ये पावर है कि वो जो रिवीजन है, जो रिवीजन एप्लीकेशंस हैं दोनों, हाई कोर्ट यहाँ क्या कर सकता है, हाई कोर्ट ये डिसाइड कर सकता है कि कौन सा कोर्ट इस एप्लीकेशन को रिवीजन की फाइनली डिस्पोज ऑफ करेगा। मतलब कि सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट, दो कोर्ट में अलग अलग एप्लीकेशंस गई हैं। अब दोनों केसेस को साथ में ही सुनना होगा ना, तो यहाँ पर कोर्ट, क्योंकि एक ही ट्रायल से रिवीजन निकली है, तो एक ही कोर्ट सुनेगा दोनों को। ऐसा नहीं है कि वो सेशन जज जो है वहाँ उस एक ही एप्लीकेशन सुने रिवीजन की और यहाँ पर हाई कोर्ट बी की, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक ही केस से निकलकर दो रिवीजन एप्लीकेशंस गई हैं, तो इसका मतलब एक ही रिवीजन एप्लीकेशन में दोनों के केसेस सुने जा सकते हैं, ठीक है। हाई कोर्ट को अंडर सेक्शन 402 ये पावर दी गई है कि वो ये डिसाइड करे कि वो रिवीजन एप्लीकेशन सेशन कोर्ट में सुनी जाएगी या फिर हाई कोर्ट में सुनी जाएगी, ठीक है। लेकिन ये जब कोर्ट डिसाइड करेगा कि किस जगह पर रिवीजन एप्लीकेशन सुनी जाएगी, उसके लिए वो बेसिकली दो ग्राउंड्स देखेगा, यानी कि दो आधार रखेगा वो, कि उन दो चीज़ों को कंसीडर करने के बाद ये चीज़ डिसाइड करेगा। वो दो चीज़ें क्या हैं? सबसे पहले वो कन्वीनियंस देखेगा, जो एक्यूज्ड हैं जिन्होंने एप्लीकेशन फाइल करी है, वो सबसे पहले कन्वीनियंस देखेगा कि क्या जो पार्टीज़ को कन्वीनियंस कहाँ है, कन्वीनियंट कहाँ है वो इसमें, ठीक है। और दूसरा ये देखेगा कि जो केस में कैसा क्वेश्चन इन्वॉल्व है, मतलब कि किस तरह का केस है। अगर केस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसको जो है हाई कोर्ट को ही हियर करना चाहिए, क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है मान लीजिए, तो कोर्ट ये भी कंसीडर करेगा कि किस तरह का क्वेश्चन इन्वॉल्व है इस केस में, ठीक है। तो कन्वीनियंस और किस तरह का केस इन्वॉल्व है, इन दो चीज़ों को मद्देनज़र रखकर, इन दो चीज़ों को आधार बनाकर या कंसीडर करके हाई कोर्ट ये डिसाइड करेगा कि वो केस कहाँ पर, रिवीजन की एप्लीकेशन कहाँ पर सुनी जानी चाहिए, कोर्ट ऑफ हाई कोर्ट में या फिर कोर्ट ऑफ सेशन में, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं, एंड व्हेन द हाई कोर्ट डिसाइड्स दैट ऑल द एप्लीकेशंस फॉर रिवीजन शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ बाय इटसेल्फ, और जहाँ पर हाई कोर्ट को लगता है कि जो रिवीजन एप्लीकेशंस हैं दोनों, वो उसे खुद को सुननी चाहिए, ठीक है, यानी कि वो उसको सुननी चाहिए, द हाई कोर्ट शैल डायरेक्ट द एप्लीकेशंस फॉर रिवीजन पेंडिंग बिफोर द सेशन जज बी ट्रांसफ़र टू इटसेल्फ। और वो फिर क्या करेगा, वो डायरेक्ट करेगा कि सेशन जज में जो भी रिवीजन, एक तो हाई कोर्ट में पड़ी होगी रिवीजन एप्लीकेशन, एक सेशन जज के पास, तो हाई कोर्ट वहाँ पर फिर ये, अगर हाई कोर्ट को ये लगता है कि ये केस मुझे सुनना चाहिए, तो हाई कोर्ट डायरेक्ट करेगा कि सेशन जज के सामने जो रिवीजन एप्लीकेशन पड़ी हुई है, वो हाई कोर्ट को ट्रांसफ़र की जाए, यानी कि वो उसको ट्रांसफ़र की जाए, ठीक है। वहाँ से फिर वो सेशन जज के पास से हाई कोर्ट के पास ट्रांसफ़र कर दी जाएगी, तो दोनों एप्लीकेशन इस तरह हाई कोर्ट के पास आ जाएगी, ठीक है। Where the High Court decides that it is not necessary for it to dispose of the application for revision, जहाँ पर हाई कोर्ट को लगता है कि ये उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वही उस केस को सुने, या फिर उसको वहाँ जहाँ पर ये लगता है कि इस रिवीज़न पिटीशन को या इस रिवीज़न एप्लीकेशन को
सेशन जज को सुन लेना चाहिए, ठीक है। वहाँ पर कोर्ट क्या करेगा, वहाँ पर डायरेक्शन देगा कि जो उसके सामने रिवीजन एप्लीकेशन पड़ी हुई है उसे जो है सेशन जज को ट्रांसफर कर दिया जाए। यानी कि अगर हाई कोर्ट को सुनना है रिवीजन एप्लीकेशन तो फिर वो हाई कोर्ट को, अगर हाई कोर्ट को सुनना है तो फिर वो सेशन जज में जो एप्लीकेशन पड़ी हुई है उसको अपने पास ट्रांसफ़र करवा लेगा, और अगर सेशन जज को वो सोचता है कि सुनना चाहिए ये रिवीजन एप्लीकेशन तो उसके पास जो एप्लीकेशन पड़ी हुई है वो सेशन जज के पास, तो इससे होगा कि सेशन जज के पास दोनों एप्लीकेशंस पहुंच जाएंगी ए और बी की, और वो उन दोनों को साथ में सुन लेगा, ठीक है। Now we come to sub clause 2. It says whenever any application for revision is transferred to the High Court, the court shall deal with the same as if it were an application duly made before itself. इसका मतलब ये हुआ है कि मान लीजिए हाई कोर्ट ने ये सोचा या हाई कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि ये रिवीजन पिटीशन मुझे ही सुननी चाहिए, ठीक है, तो वो ट्रांसफ़र करवा लेगा सेशन जज से वाली भी अपने पास। तो जब वो सेशन जज वाली भी अपने पास रिवीजन एप्लीकेशन ट्रांसफ़र करवा लेगा, वहाँ पर ये होगा, वहाँ पर ये बात कही गई है सब क्लॉज 2 में कि ऐसी कंडीशन में जो सेशन जज के पास एप्लीकेशन थी उसको भी यही माना जाएगा कि जैसे कि वो हाई कोर्ट में ही फाइल की गई है, ठीक है। उसके बाद सब क्लॉज 3 में यही बात उल्टी रखी गई है कि अगर सेशन जज के बाद पास हाई कोर्ट वाली एप्लीकेशन ट्रांसफ़र की जाती है तो ये माना जाएगा कि जो एप्लीकेशन हाई कोर्ट के पास फाइल की गई थी वो एप्लीकेशन ऐसा माना जाएगा कि वो हाई कोर्ट में फाइल ना होकर सेशन जज के पास ही फाइल की गई है, इस तरह से उसे कंसीडर किया जाएगा और इस तरह से उसकी रिवीजन पिटीशन चलेगी, ठीक है। फिर आते हैं सब क्लॉज 4 में। इसमें कहा गया है कि वेयर एन एप्लीकेशन फॉर रिवीजन इज़ ट्रांसफर्ड बाय द हाई कोर्ट टू द सेशन जज, जहाँ पर हाई कोर्ट से रिवीजन एप्लीकेशन ट्रांसफ़र की गई है सेशन जज को लिए, सेशन जज के पास, वहाँ पर नो फर्दर एप्लीकेशन फॉर रिवीजन शैल लाई टू द हाई कोर्ट। फिर उसके बाद हाई कोर्ट में कोई भी रिवीजन पिटीशन यानी कि वो वाली नहीं आएगी क्योंकि वो तो ऑलरेडी ट्रांसफ़र कर दी गई है। इसका मतलब सेशन जज ने जो रिवीजन पिटीशन डिसाइड कर दी, रिवीजन एप्लीकेशन की पूरी प्रोसीडिंग्स उनके मैटर अगर डिसाइड कर दिया तो फिर से वही रिवीजन एप्लीकेशन हाई कोर्ट के पास नहीं जा सकती, ठीक है। ये बात इसमें कही है, और टू एनी अदर कोर्ट एट द इंस्टांस ऑफ द पर्सन और पर्सन्स हुज एप्लीकेशन फॉर रिवीजन हैज़ बीन डिस्पोज्ड ऑफ बाय द सेशन जज। यही बात की जो एप्लीकेशन सेशन जज ने डिस्पोज ऑफ कर दी है दोनों एप्लीकेशन, तो उनमें से अब कोई भी एप्लीकेशन फिर से डिस्पोज ऑफ होने के बाद हाई कोर्ट नहीं जा सकती, ओके। नाउ लेट्स सी सेक्शन 403. इट टॉक्स अबाउट ऑप्शन ऑफ कोर्ट टू हियर पार्टीज, ओके। इट सेज save as otherwise expressly provided by this court, no party has any right to be heard either by expressly or by pleader before any court exercising its powers of revision, but the court may, if it fit when exercising such power, hear any party either persuade or by pleader. देखिए ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लैंग्वेज जरूर है लेकिन बड़ा ही इजी प्रोविज़न है। इसमें बस ये बात कही गई है कि जो रिवीजन एप्लीकेशन है इट इज़ नॉट अ right of the party. I mean revision application is not a right of the parties. It is the discretion of the court. ठीक है। सेशन जज और हाई कोर्ट का, या यहाँ पर हाई कोर्ट की अगर हम बात करें तो इनका ये राइट है, इनका ये डिस्क्रिशन होगा कि जो रिवीजन एप्लीकेशन उनके सामने आई है उसको वो सुने या ना सुने, ठीक है। ये पार्टी की पावर नहीं है, जैसे कि एपेलेट पावर क्या होती है कि पार्टी की का राइट होता है कि वो अपील कर सके, ठीक है। अपील और रिवीजन में डिफरेंस भी होता है कि अपील में पार्टी का ये राइट होता है कि वो अपील कर सकती है, लेकिन रिवीजन में कोर्ट का ये डिस्क्रिशन होता है कि उस रिवीजन पिटीशन को सुने या ना सुने। यहाँ पर पार्टी का ये राइट नहीं होता कि उसकी रिवीजन एप्लीकेशन को सुना ही जाए, ये सिर्फ कोर्ट का डिस्क्रिशन होगा कि वो रिवीजन को सुने या ना सुने। कोर्ट चाहे तो उस रिवीजन को रिजेक्ट भी कर सकता है, लेकिन अपील में क्या है, अपील में एक पार्टी का राइट होता है कि वो अपील जो है फाइल कर सकता है, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है अपील और रिवीजन में, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये भी ध्यान रखिए कि 403 में ये बात कही गई है कि ये कोर्ट के पास ऑप्शन होता है, या कह लीजिए ये कोर्ट का डिस्क्रिशन होता है कि वो एक रिवीजन एप्लीकेशन को हियर करे, ओके। नाउ सी सेक्शन 401. It talks about statement by metropolitan magistrate of grounds of his decision to be considered by the high court. मान लीजिए यहाँ पर बस ये बात की गई है कि मान लीजिए कोई केस है जो कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने डिसाइड किया है,
ठीक है। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने और उसका रिवीजन हाई कोर्ट कर रहा है। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने कोई केस डिसाइड किया, उसके अगेंस्ट एक रिवीजन एप्लीकेशन फाइल की गई, जिसको कि हाई कोर्ट हियर कर रहा है या उस रिवीजन एप्लीकेशन को देख रहा है। ठीक, यहाँ पर ये बात कही जा रही है कि यहाँ पर मजिस्ट्रेट क्या करेगा। मजिस्ट्रेट को यहाँ पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। मजिस्ट्रेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होगी कि वो सारे रिकॉर्ड हमने सेक्शन 397 देखा है ना, जिसमें हाई कोर्ट और अ कोर्ट ऑफ सेशन कैन कॉल फॉर द रिकॉर्ड्स ऑफ द कोर्ट और ऑफ द केसेस या प्रोसीडिंग्स जहाँ पर केस ओरिजिनली ट्रायल हुआ है जिसका, तो उसके सारे रिकॉर्ड्स मंगा सकता है रिवीजन के लिए। तो यहाँ पर ये बात की गई है कि अगर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के किसी केस के रिकॉर्ड्स मंगाए गए हैं हाई कोर्ट के थ्रू या हाई कोर्ट ने मंगाए हैं, तो वहाँ पर क्या होगा कि मजिस्ट्रेट वो सारे रिकॉर्ड्स सबमिट करेगा, प्लस और उसके ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो भी उसने डिसीज़न दिया है उस डिसीज़न के किस आधार पर उसने वो निर्णय दिए हैं वो ये भी लिखेगा जब हाई कोर्ट को देगा। वो सारे फैक्ट्स बताएगा जो उसे लगता है कि वो सारे फैक्ट्स भी स्टेट करेगा जिसके लिए उसे लगता है कि ये सारे मटेरियल थे। ठीक है, और जो हाई कोर्ट है इस चीज़ को कंसीडर करेगा, सारा कुछ देखेगा, यानी कि वो रीज़न देखेगा, वो फैक्ट्स देखेगा, और उस बेसिस पर या इन सबको कंसीडर करने के बाद ही वो ओवर रूल करेगा मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के डिसीज़न को या सेटिसाइड करेगा। ओके, अगर इन शॉर्ट कहें तो जब मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास कोई किसी केस को डिसाइड करता है और वो रिवीजन के लिए मान लीजिए हाई कोर्ट को जाता है, तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अपने केस के रिकॉर्ड्स को सबमिट करता है, अपने डिसीज़न का रीज़न बताता है, और वो सारे फैक्ट्स हाई कोर्ट को बताता है जो कि उसे मटेरियल लगते हैं। वो इन सारी चीज़ों को रिकॉर्ड के साथ एज ए स्टेटमेंट लिखकर देता है, और अगर हाई कोर्ट को डिसीज़न बदलना है, सेट असाइड करना है या ओवर रूल करना है, तो कोर्ट इन सारी चीज़ों को जो कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने मेंशन की है उनको कंसीडर करता है। ओके, उसके बाद ही हाई कोर्ट वो डिसीज़न देता है। ये बात सेक्शन 404 कहता है। नाउ वी सी लास्ट सेक्शन ऑफ रिवीजन, सेक्शन 405। इट सेज हाई कोर्ट्स ऑर्डर टू बी सर्टिफाइड टू लोअर कोर्ट। देखिए, इसको एक कॉन्सेप्चुअल बेसिस पर समझते हैं। यहाँ पर बस ये बात कही गई है कि हाई कोर्ट के पास जो भी रिवीजन के लिए केस आता है, मान लीजिए कोई प्रोसीडिंग है जो कि ऑलरेडी चल रही है लोअर कोर्ट में, लेकिन किसी चीज़ को लेकर कोई एप्लीकेशन उसी केस में, उसी प्रोसीडिंग में किसी क्वेश्चन ऑफ लॉ को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर एक रिवीजन पिटीशन डाल देती है कोई पार्टी की उस इशू को डिसाइड करे हाई कोर्ट। ठीक है, अब हाई कोर्ट ने क्या किया कि उस इशू को डिसाइड किया। अब यहाँ पर ये बात कही जा रही है कि जो हाई कोर्ट मान लीजिए एक प्रोसीडिंग लोअर कोर्ट में चल रही है, उसमें एक इशू फंसा जिसके लिए रिवीजन एप्लीकेशन फाइल की गई, और उस रिवीजन एप्लीकेशन को अपने हिसाब से हाई कोर्ट ने डिसाइड कर दिया। अब जो हाई कोर्ट का डिसीजन उस इशू को लेकर है उसको हाई कोर्ट सर्टिफाई करेगा और लोअर कोर्ट को भेजेगा। लोअर कोर्ट उस इशू के हिसाब से जो लोअर कोर्ट में प्रोसीडिंग चल रही है उसी डिसीजन जो हाई कोर्ट ने उस इशू से रिलेटेड डिसीजन दिया है, उस डिसीजन को फॉलो करते हुए ही लोअर कोर्ट अपना केस डिसाइड करेगा। यही बात कही गई है सेक्शन 405 में। ओके, सो टुडे वी हैव डिस्कस्ड and finished the topic related to revision. We have already discussed the topic which is related to reference and the topic which is related to appeal. So the topic appeal, reference and revision has been completed. We will discuss in the next class the topics further. Okay, thank you.